This conference will now. हाँ जी जनाब, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है वो सारे का सारा जो हम बार बार एक वर्ड पढ़ते आए हैं, कंपैटिटिव एडवांटेज के ऊपर। कंपैटिटिव एडवांटेज और दूसरा है कैपेबिलिटी के ऊपर। वैसे तो ये हमने कर लिया था शुरू से ही। हमने कैपेबिलिटी की डेफिनेशन स्टार्ट में पढ़ी थी और अब हमने उसको ही आगे फर्दर डील करना है। हाँ जी, कंपैटिटिव एडवांटेज एंड कैपेबिलिटी। हाँ जी, कंपैटिटिव एडवांटेज तो आपको पता है कि वो एडवांटेज जो आपको किसी कंपैटिटर पर होगी, मतलब वो खूबी जो कंपैटिटर में नहीं है, आपके जो कंपटीशन में है उसमें जो चीज़ नहीं है और आप में है, वो आपकी कंपैटिटिव एडवांटेज कहलाती है। या आपके कंपैटिटर को उसको कॉपी करने में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, उसे हम कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं। और कैपेबिलिटी किसे कहते हैं? कैपेबिलिटी का मतलब है कि जब आप अपने रिसोर्सेस प्लस अपनी एडवांटेज को प्लस कर दें तो वो हमारी कैपेबिलिटी बन जाती है। कंपैटिटिव एडवांटेज को प्लस कर दें मतलब क्या है? कैपेबिलिटीज बन जाएगी हमारी। इसका मतलब ये है कि एक तो हमारी खूबी और दूसरे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज कर दें। तो कैपेबिलिटी की डेफिनेशन यही है कि आप दूसरों से बेहतर करते हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप कैपेबल हैं। ये लफ्जों की पहचान तो आपको वैसे भी है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन अगर आपसे 1 या 2 नंबर की पूछी जाए तो आपने कहना है कि ऐसी एडवांटेज, कोई भी एडवांटेज, एनी एडवांटेज दैट एन एंटिटी गेन ओवर इट्स कंपेटिटर, गेन ओवर इट्स कंपेटिटर, मतलब ऐसी खूबी जो कि आपको कंपेटिटर के मुकाबले में आपकी ज्यादा अच्छी पहचान है, मतलब आपको कंपेटिटर के ऊपर आपका पलड़ा भारी है उस वजह से, और उस कंपेटिटिव एडवांटेज की वजह से आपकी जो एंटिटी है या आप डिलीवर मोर वैल्यू टू कस्टमर, डिलीवर मोर वैल्यू टू कस्टमर, मतलब उसकी वजह से आपके कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है ओवर कंपेटिटर। तो वो कहता है कि मेन ये जो कंपेटिटिव एडवांटेज होती है इसको गेन कैसे किया जाता है। कहता है कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव कैसे किया जाता है। कहता है मेन 2 तरीके हैं बस। नंबर 1, प्रोवाइड सेम वैल्यू टू कस्टमर एट लोअर कॉस्ट। ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं। कहता है एक तो ये है कि जो आपका कंपेटिटर एक कस्टमर को फीचर प्रोवाइड कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप भी वही वैल्यू प्रोवाइड करें बट लोअर कॉस्ट के ऊपर, तो वो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाएगी। या दूसरा, क्रिएट मोर वैल्यू मोर फीचर्स। अगर आपने प्राइस हाई चार्ज करनी है तो फिर क्या होगा? एडिंग मोर वैल्यू
इन द प्रोडक्ट या सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज एज कंपेयर टू कंपेटिटर या अगेंस्ट कंपेटिटर। मतलब या तो आप सेम वैल्यू दें और कीमत कम कर दें, या दूसरा क्या तरीका है कि अगर आप सेम वैल्यू नहीं दे पा रहे, हाई यानी सॉरी प्राइस लो नहीं करना चाह रहे, तो फिर वैल्यू ज्यादा कर दें, मतलब मोर फीचर्स दें उसी प्राइस के ऊपर या हाई प्राइस के ऊपर। ओके होगी बात? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। पहली बात, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? एनी एडवांटेज दैट एंटिटी गेन ओवर इट्स कंपेटिटर। और कैसे अचीव होती है? गिव द सेम वैल्यू टू द कस्टमर एट लोअर कॉस्ट, या एडिंग मोर वैल्यू इन द प्रोडक्ट एज कंपेयर टू कंपेटिटर। फिर है कैपेबिलिटी क्या होता है? ये वैसे हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी इसको डिस्कस किया था। कैपेबिलिटी होता है डू समथिंग बेटर, डू समथिंग बेटर, और दैट क्रिएट द कंपेटिटिव एडवांटेज। और ये हमेशा कैसे अचीव होती है कि आप अपनी यानी जो रिसोर्सेज हैं उसको कितना बेस्ट यूज कर सकते हो। मतलब पहली तो बात ये है कि एबिलिटी टू डू समथिंग बेटर, एबिलिटी टू डू समथिंग बेटर। किससे बेटर? एज कंपेयर टू कंपेटिटर। ओके की बात? और ये किस तरह से होता है, कैपेबिलिटी किस तरह से आपको अचीव होती है? आपके रिसोर्सेस प्लस आपकी कॉम्पिटेंसी। और ये आपकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी को बढ़ा देती है। और अगर कैपेबिलिटी का ये भी मतलब है कि आपका जो कंपेटिटर है वो उसको कॉपी ना कर सके। फिर कहा जाता है कि कैपेबिलिटी को ना डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। डायनामिक का मतलब पता है किसी को? डायनामिक कैपेबिलिटी, responsive to change. हाँ गुड, रिस्पॉन्सिव टू चेंज, मतलब एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करे। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो वैसे वैसे आप अपनी कैपेबिलिटी को उस तरह से मॉडिफाई करते जाएं। ये नहीं कि वो एक ही जगह रुके रहें तो जिसकी वजह से आपकी वो जो कैपेबिलिटी है वो आउट ऑफ डेट हो जाए। तो पेपर में आपको 2 या 4 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है डायनामिक कैपेबिलिटी। डायनामिक कैपेबिलिटी मेरे भाई क्या चीज होती है कि ऐसी एबिलिटी या ऐसा यूज ऑफ रिसोर्सेज या ऐसे एसेट्स जो आप वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ चेंज करते जाएं। जैसे आप पुराने एसेट, जिस एसेट से आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज लूज हो रही है, आप उसको छोड़ दें, नए एसेट ले आए, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बनाएं। तो डायनामिक जो कैपेबिलिटी होती है ये होती है, इसे हम बोलते हैं, आप अगर डेफिनेशन लिख लें तो लिख लें, लिखना चाहते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, the ability of an entity to create new capability या new ability in response of changes in business environment।
कहता है एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की वो एबिलिटी क्रिएट न्यू कैपेबिलिटी, कब? इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप अपनी एबिलिटी टू यूज ऑफ एसेट चेंज करते जाएं, उसे हम कहते हैं डायनामिक कैपेबिलिटी। और ये जरूरी है, कहते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजिक सक्सेस है ना, वो होती ही इसी वजह से है, जिस जिस बिजनेस ने एनवायरमेंट के लिहाज से अपने आप को चेंज नहीं किया, वो बिजनेस तबाह बर्बाद हो गए हैं। जिसमें नोकिया की सबसे बड़ी एग्जांपल है। जब नोकिया एक दौर था 2010 का, 2012 का, सबसे टॉप सेलिंग ब्रांड था, लेकिन इसने एंड्रॉयड एप्लीकेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी को डिनाई किया, आउट ऑफ द मार्केट हो गया। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि जिस जिस बिजनेस ने अडॉप्ट नहीं किया चेंजेस को, टेक्नोलॉजी को, वो आउट ऑफ द डेट हो गए। तो इसलिए बिजनेस के लिए जरूरी है अपनी, अगर वो कैपेबिलिटी, कंपैटिटिव एडवांटेज या बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके लिए जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस करें। क्लियर होगी बात? इससे होता क्या है कि वो जो नई इनोवेशन आ रही हैं, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन आ रही है। आप देखो ना, अगर जरा शायद आप में से कुछ लोग ब्यूटी कॉन्शियस बैठे हों, कि आप लोगों को अब आइडिया होगा कि आजकल मार्केट के अंदर सीरम नामी प्रोडक्ट आ रहे हैं, कि हर चीज के लिए उन्होंने सीरम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो अभी भी वो अपनी प्रोडक्ट को सीरम पे नहीं लाना चाह रहे होंगे, उसी तरह क्रीमें शरीमें सब बना रहे होंगे, तो वो मजीद 1 या 2 सालों के अंदर आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, अगर वो अपनी इस प्रोडक्ट को इस नई एनवायरनमेंट की चेंजेस में अडॉप्ट नहीं करेंगे तो। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब होता है, डायनामिक कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने नए अपने रिसोर्सेज रीन्यू करें, अपनी कोर कंपिटेंस को इंप्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, अगर आपने लिखना चाहता है तो इसको लिख लें कि मतलब ये किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है कि अपने रिसोर्सेज रीन्यू, रिसोर्सेज मतलब एसेट्स हैं, नॉलेज है, नॉलेज अपडेट करें, और अडॉप्ट या क्रिएट, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। क्लियर है की बात? आगे चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। आगे क्या है जनाब? स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। अब स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब पहले देख सुन लें। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब है कि आपने अपनी एबिलिटी को किस तरह से प्लान करके उसको कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को अचीव कैसे किया जाता है। कहता है 2 तरीकों से मेन, एक कॉस्ट एफिशिएंसी और दूसरा कॉर्पोरेट नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज। किस तरह से अचीव किया जा सकता है? एक कॉर्पोरेट नॉलेज से और दूसरा कॉस्ट एफिशिएंसी से। तो पहले आप देखें जी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होता है। हाँ जी, कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में कोई बताए? वैसे तो सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब सेम क्वालिटी कम कीमत पर प्रोवाइड करना, सेम क्वालिटी कम कीमत पर। ओके होगी बात? चलें जनाब आगे चलते हैं। जी जनाब, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी आप हेडिंग दे लें, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी।
कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। कहता है कि जो एक पोर्टर साहब हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है या एक मैनेजेरियल मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि जब भी आपने कोई स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी या कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करनी है ना, उसकी दो ही बातें हैं, वही वाली, प्रोवाइड सेम वैल्यू एट लोअर कॉस्ट। प्रोवाइड सेम वैल्यू एट लोअर कॉस्ट, और दूसरा एडिंग मोर वैल्यू, ताकि कस्टमर आपको ज्यादा कीमत देने के लिए राजी हो जाए। वो कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप बार बार कह रहे हो कि लो कॉस्ट के लोअर कॉस्ट के ऊपर, तो अगर लोअर कॉस्ट होगा तो हो सकता है उसकी वैल्यू कंप्रोमाइज हो रही हो। कहते नहीं, वैल्यू कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कम हो लेकिन वैल्यू फिर भी कंप्रोमाइज ना हो। कहता है वो क्या तरीका है, उसका तरीका आप लिख ले, मेथड ऑफ अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। ये पेपर में सवाल आ सकता है, बन के तो सिनेरियो आएगा, लेकिन अंदर बात यही पूछी होगी कि एक बिजनेसमैन है, वो अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो आप उसको तरीका बताएं कि फिर भी उसे कॉस्ट कम पड़े, फिर भी उसे कॉस्ट कम पड़े। वो कहता है कि ऐसा करे, इसके दो तरीके हैं भाई साहब। एक तरीका है इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्केल और दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। मिसाल के तौर पर, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा तादाद में बनाए। प्रोड्यूस, क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इससे कैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगा? देखिए, अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम हो जाएगी, जिससे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता ना, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो ऐसा करे कि अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। हाँ जी, ले, ये वैसे तो आपको ना, ये आपने क्वांटिटेटिव मेथड में भी एग्जांपल देखी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हर जगह ये एग्जांपल काम आती है। मिसाल के तौर पर, एक बंदा 10 यूनिट बनाता है, दूसरा बंदा, यानी 10 यूनिट की कॉस्ट, 20 यूनिट की कॉस्ट, 50 की और 100 की फिक्स्ड कॉस्ट सपोज दैट 1000 रुपए पड़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट हम कहते हैं 2 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट बल्कि 2 रुपए की बजाय 10 रुपए पर यूनिट कर देते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपए के हिसाब से 100, ये 200, ये 500 और ये 1000। ठीक होगी बात? अब अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करें तो 11 यूनिट पे, सॉरी 10 यूनिट पे 1100 कॉस्ट पड़ रही है, 20 यूनिट पे 1200 कॉस्ट पड़ रही है टोटल,
50 यूनिट पे 1500 कॉस्ट पड़ रही है, 100 यूनिट पे 2000 पड़ रही है टोटल। अब मुझे बताएं कि जो एक बिजनेस है वो अगर 10 यूनिट बनाता है, उसको 1100 पे डिवाइड करें तो हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 110 रुपए। और दूसरा बिजनेस, और ये 110 तो नहीं, 10 पे डिवाइड करेंगे, हाँ जी, ओके होगी बात। अब यहां पर आए, जरा डिफरेंस चेक करना जरा। अब एक बंदा वही चीजें 100 उसी सारे अपनी उसी चीजों के अंदर 100 यूनिट बना लेता है, और 2000 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो 20 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। आपका कंपेटिटर अगर 100 यूनिट बना रहा है और आप 10 यूनिट बना रहे हो, तो आप तो मार्केट से ही आउट हो जाओगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वही पड़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, तो जो 1000 रुपए है ना उसको यूटिलाइज किया। दूसरा, जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको बल्क डिस्काउंट भी मिल सकता है। यानी एक बिजनेस मार्केट से 100 यूनिट खरीदने जाता है, दूसरा 10 यूनिट खरीदने जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। ये तो हमें रेडी वाले से फ्रूट लेने जाए, वो हमें इस तरह की बातें कर देता है कि भाई, पहले तो वो ये पूछता है कि खैरियत है, आज आप फ्रूट की रेडी पे आ गए हो, और अगली बात पूछता है, जब हम रेट पूछते हैं तो वो कहता है कि जनाब बताएं आपने फ्रूट की कितनी क्वांटिटी लेनी है, ताकि वो उतना ही प्राइस थोड़ी कंप्रोमाइज कर लेता है। तो ये है क्या, इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि मतलब आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा बनाएं। हाँ, उसके ऊपर आपको और भी इश्यूज आ सकते हैं, जैसा कि स्टोरेज कॉस्ट बढ़ सकती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ये भी एक फायदा है, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट बढ़ने के खतरा होता है, डिमांड कम होने से स्टॉक के ऑब्सलीट होने का खतरा है। लेकिन अभी हमने पॉजिटिव वाली बातें बतानी है। दूसरा होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। हाँ जी, इसके बारे में कोई जानता है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप के बारे में, इकोनॉमी ऑफ स्कोप के बारे में? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, स्कोप का मतलब होता है आप बिजनेस मल्टीपल कर दें, आप बिजनेस एक से ज्यादा करना शुरू कर दें। मतलब सपोज दैट सिमिलर आइटम आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना शुरू कर दें। जैसे मैं आपको एक सिंपल कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जांपल देता हूं। अब सपोज दैट पहले आप ब्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हो, ईंटें प्रोवाइड कर रहे हो, और आपका कंपेटिटर भी ब्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने क्या किया, अपना स्कोप बढ़ा दिया, आपने ब्रिक्स के साथ साथ बजरी भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आपने बजरी के साथ साथ सरिया भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या कि पहली बात तो जो कस्टमर है उसकी रिलायबिलिटी आप पर ज्यादा आ जाएगी, कि भाई साहब जाएंगे, बजरी भी वहां से मिल जाएगी, ब्रिक्स भी वहां पर मिल जाएंगी, सरिया भी वहां पर मिल जाएगा। दूसरा बात, जो आप एक बिल्डिंग का रेंट दे रहे थे पहले सिर्फ ब्रिक्स के लिए, अब उसी रेंट के अंदर आपका बजरी भी आ जाएगा, सरिया भी आ जाएगा। उसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ये चीजें भी हो जाएंगी। मतलब आप या तो आप उसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दें, या फिर अपना स्कोप ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दें, स्कोप ऑफ सर्विसेज बढ़ा दें, तो इस तरह से भी कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। बात क्लियर हुई? तो ये तो था यानी आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी। और दूसरा स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होता है कॉर्पोरेट नॉलेज। ये कॉर्पोरेट नॉलेज कहते किसे हैं पता है? बिजनेस का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, बिजनेस के बारे में नो होना, ये जाना कि ये बिजनेस किस तरह से चल रहे हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना।
और वो नॉलेज आता कहां से है? पहली बात, नॉलेज के बारे में एक मशहूर बात होती है। पहली बात कि ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज की बेस भी है, एंड ये कॉपी नहीं हो सकता। ये आपका कंपेटिटर कॉपी नहीं कर सकता, बल्कि बहुत मुश्किल होगी। मतलब जो आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं, ये कॉपी करना मुश्किल है। वो कहता है कि ये कंपेटिटर के लिए डिफिकल्ट टू रेप्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड। कहता है तो फिर ये कॉर्पोरेट नॉलेज आता कहां से है? कॉर्पोरेट नॉलेज आता कहां से है? हाँ जी, वो कहता है सबसे पहली बात एक्सपीरियंस से। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस ही नॉलेज आएगा ना। इन एन इंडस्ट्री या मार्केट। वो कहता है जो बंदा जितना मोर एक्सपीरियंस होगा, उसका नॉलेज उतना ज्यादा होगा। दूसरा, ट्रेनिंग से। आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाएं, डिफरेंट वर्कशॉप में अपने एम्प्लॉयज को भेजें, डिफरेंट सेमिनार अटेंड करवाएं। उससे भी आपकी एंटिटी के नॉलेज में इजाफा होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एक एनकरेज करें अपने एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को कि भाई कोई आइडिया लाया करो, नया आइडिया अगर दोगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो एनकरेज एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। इससे क्या होगा, नए नए लोगों आपको आइडियाज देंगे तो इससे भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MIT मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहते नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, वहां से भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो वो कहता है जो आपका पहली बात तो यह है कि नॉलेज आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज को बढ़ाता है। और दूसरा कि आप अपने एम्प्लॉयज को या अपने बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करवाएं, वर्कशॉप करवाएं, सेमिनार अटेंड करवाएं। उससे भी नॉलेज में इजाफा होता है। या आप लोगों को एनकरेज करें जो नए नए आइडियाज देते हैं, और अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को इंप्रूव करें। क्लियर होगी बात? लो जनाब, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कल हमने एक छोटा सा टॉपिक के साथ आई कैप के पास पेपर डिस्कस करने हैं। वो क्या है कि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। वो कहता है सबसे पहले आपने अपने रिसोर्सेज को असेस करने के लिए क्या क्या देखना है। रिसोर्सेज पता है ना, जो किसी भी एंटिटी के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आपकी एंटिटी का नॉलेज है, आपकी एंटिटी का कोई इंटेंजिबल मतलब कोई ब्रांड है, कोई गुडविल है, वो सारी चीजें कहते हैं उसको ना आपने असेस करते रहना, अपने रिसोर्सेज की असेसमेंट करते रहना है। आप कहता कौन सी असेसमेंट करनी चाहिए, तो आपने लिख लें, इसके पेपर में सवाल आ सकता है, फॉलोइंग assessment of resources is required, following assessment of resources
इज रिक्वायर्ड। कि कौन कौन सी असेसमेंट होना जरूरी है? वो कहता है पहली बात तो ये देखो कि किसी भी एंटिटी के रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज है। वो कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी। मतलब एंटिटी के रिसोर्सेज हैं कौन कौन से। दूसरे नंबर पर, और रिसोर्सेज में कोई यूनिक या स्पेशल रिसोर्स है, फिर आप आइडेंटिफाई करें। मतलब वो रिसोर्सेज जो किसी और के पास नहीं है, ये आइडेंटिफाई करें। या जिसको कॉपी करने में दूसरों को प्रॉब्लम आए, या जिससे कंपेटिटिव एडवांटेज बने। उसके बाद तीसरे नंबर पर कहता है कोई रिसोर्सेज चेंज या अपडेट करने की तो नहीं जरूरत। और डायनामिक कैपेबिलिटी में पढ़ा था ना कि रीन्यू करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने देखना है विल रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेट या चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट। मतलब कि पहली बात रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनमें स्पेशल या यूनिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर किसी रिसोर्सेज को मतलब कोई नॉलेज है, कोई एसेट है, कोई अगर वो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज को खराब कर रहा है तो उसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। चौथे नंबर पर हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हाउ टू यूज resources effectively and efficiently। और लास्ट में आपने ये देखना है कि क्योंकि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए कंपिटेंसी चाहिए, और वो कहता है कि उस एंटिटी की कोर कंपिटेंस है क्या। वो कहता है व्हाट कोर कंपिटेंसी कोर कंपिटेंसी मतलब एक्सपर्टीज डज द एंटिटी हैव। कहता है ऐसी कौन सी कंपिटेंसी है या ऐसी कौन सी खूबी है जिसके ऊपर आप एक्सपर्ट हो, जो कि बेस्ड है कंपेटिटिव एडवांटेज की। तो 5 बातें हैं कि जो आपने किसी भी रिसोर्सेज की असेसमेंट के लिए देखनी है। रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन से ठीक हैं, फिर उसको किसी रिसोर्स को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। चौथे नंबर पर इस्तेमाल कैसे करना है, और 5वें नंबर पर एक्सपर्टीज क्या है। ओके की बात। फिर वो कहता है कि असेस कैसे करेंगे। चलो ये तो बात होगी कि ये करना चाहिए। कहते हैं आप असेस कैसे करेंगे। कहते हैं असेस करने तो कई तरीके हैं। मतलब आप एक एसेट को देखना चाहते हो, जाकर उसकी प्रोडक्टिविटी चेक कर लें कि बेंचमार्क हमने पढ़ा तो था कि अगर एक किसी बंदे का एक एसेट है, एक प्लांट है, तो एक साल में 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारा प्लांट 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो असेसमेंट तो होगी यहां तरी। तो कहता है कि किस तरह से आपको असेस करना चाहिए। कहते हैं हाउ टू असेस, या क्या टेक्निक्स हैं। वो कहता है कि सबसे पहले बात कि मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कोई भी अपने रिसोर्सेस के अंदर किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
कहता है पहली बात, मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। मतलब पहली बात, मैनेजमेंट को पता तो होना चाहिए हाउ टू यूज द एसेट्स और एंड हाउ वैल्यू माइट बी लॉस, कि उसे ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसकी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमें फायदा होगा, और अगर किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उसे ये भी पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि किस तरह से नुकसान हो सकता है। ले दो की बात। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर कि मैनेजमेंट को एक हर अपने रिसोर्स की कैपेबिलिटी प्रोफाइल बनानी चाहिए, मतलब उसका सारे का सारा बायोडाटा रखना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट कैन प्रिपेयर कैपेबिलिटी प्रोफाइल, और तीसरे नंबर पर ये अभी हमने पढ़ना है कि उसको शॉर्ट एनालिसिस करते रहना चाहिए। ये हमारा कल का टॉपिक है। वैसे ये चैप्टर नंबर 7 में भी है, इसलिए उसने इसको पहले बता दिया। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, मतलब उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है। ठीक होगी बात। और लास्ट हमारा वो कहता है कि ये सारी जो असेसमेंट है ना, ये हो सकती है ऑडिट रिसोर्स से। किस तरह से हो सकती है? रिसोर्स ऑडिट से। तो ये चीज तकरीबन आप सबको पता है कि अपने रिसोर्सेज की जांच पड़ताल करने से, ऑडिट का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। और पेपर में आपको एक सवाल आ सकता है, कोई भी रिसोर्स दे और वो कहे जी इस रिसोर्स का ऑडिट करने के लिए किन किन बातों को का क्या रखोगे। तो उसके लिए मैं आप चाहूंगा कि आप अपनी बुक खोल लें, या बुक अगर ना भी खोलें तो मैं बुक शेयर कर देता हूं आपके साथ। तो हम कुछ रिसोर्सेज का ऑडिट देख लेते हैं। हाँ जी जनाब। हाँ जी, मिल गया आपको? बुक सामने है। चलें जनाब। तो ये तो आपका वही पुराना है। आप यहाँ ऑडिट रिसोर्स पे आ जाओ। हाँ जी, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। हाँ जी जनाब। ऑडिट रिसोर्स मतलब किसी भी रिसोर्स के ऑडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात वो कहता है ऑडिट रिसोर्स इज इनिशियल असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। इनिशियल असेसमेंट मतलब आपने असेसमेंट कैसे करनी है, रिसोर्स है क्या, यूनिक है या नहीं, चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, यूज कैसे करना है, दैट इज असेसमेंट। फिर अगली बात कहता है इट इज कैरिड आउट टू एस्टेब्लिश व्हाट रिसोर्स देयर आर which are unique, how efficiently and effectively are being used। ये वही असेसमेंट की बात कर रहा है। वो कहता है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें,
वही बात, यूनिक और स्पेशल। और वो क्या, दीज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटिटी। वो कहता है कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, या आपने पढ़ा होगा, कहता है इसमें आपने क्या क्या ऑडिट करना है, क्या क्या देखोगे। पहली बात कहता है पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, कंसल्टेंट है या सब कॉन्ट्रैक्टर है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी टीम, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है टीम कैसी है, कौन कौन से टीम में बंदे शामिल हैं। मतलब साइज, आप अपने लोगों की तादाद देखनी है, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, टीम में कौन कौन से मेंबर हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप किसी एक कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो आपने टैक्स का काम ही देखना है, तो एक ऑडिट का एक्सपर्ट होना चाहिए, दूसरा टैक्स का एक्सपर्ट होना चाहिए टीम में। फिर कहता है एफिशिएंसी उनकी देखनी है, वर्कफोर्स मतलब लेबर, उसकी एफिशिएंसी, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अकॉर्डिंग टू चेंज, वो चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं लोग या नहीं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, भला मैनेजर, लीडर, हमारे इंप्लॉइज, उनको कहते हैं रेट ऑफ लेबर क्या है, वेस्टेज का रेट क्या है और टर्नओवर का रेट क्या है, ये ऑडिट करो जाके। लेबर रेट का मतलब है, वो तो आपको पता है, वेस्टेज मतलब आइडल लेबर क्या है, मतलब वो जो वेले बैठ के खा जाते हैं, तनख्वाह भी ले लेते हैं। टर्नओवर का मतलब किसी को पता है, टर्नओवर लेबर आना जाना, आने जाने से मुराद है जॉब पे आ कैसे रहे हैं और छोड़ के कितने अरसे के बाद जा रहे हैं, यानी हर महीने बाद तो नहीं लोग छोड़ के जा रहे, या 10 साल लग जाते हैं उसके बाद जॉब छोड़ के जाते हैं। फिर लेबर का रिलेशन मैनेजमेंट के साथ कैसे है और आपस में कैसे है, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, उनकी तालीम। ये बात समझ लग रही है ना कि अगर आपने किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोगों के बारे में जानना है तो यही चीज तो जानेंगे। फिर किसी की कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है जिसे आप कोर कंपिटेंस कहते हो, लेबर की कॉस्ट, सैलरी और वेजेस वगैरह क्या है। तो ये है ओवरऑल आपके जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अगर आपने ऑडिट करना है तो इन सवालों का जवाब आपने लेना है। अगर आपके पास कोई सिनेरियो आ जाए तो आपने भी यही चीजें देखनी है, या ऑडिट करना है तो बता देना है कि इतना साइज था, इतने वर्कफोर्स थे, इतने उनका वेज रेट है, इतने दिनों के बाद लोग जॉब छोड़ जाते हैं, कोई स्पेशल एक्सपर्ट बंदा अगर है तो वो बता देना है। फिर मैनेजमेंट, कहता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट का स्टाइल मैनेजमेंट कहते हैं। कहते हैं साइज ऑफ द मैनेजमेंट टीम, ऐसा होता है ना कि आपने मतलब एक टॉप मैनेजर है, उसके नीचे 2 लोग हैं, फिर या 4 लोग काम करते हैं, फिर आगे सेमी सीनियर है, फिर एक सुपरवाइजर है। इस तरह से वो मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है। दूसरा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, मतलब आपकी मैनेजमेंट की पिछली परफॉर्मेंस कैसी है। मैनेजर्स की स्किल क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि एक हायरार्की बनी होती है, एक फ्लैट मैनेजमेंट होती है टाइप। मतलब सपोज दैट यहाँ पर ए बंदा बैठा है, इसके नीचे 2 बंदे काम कर रहे हैं, बी और सी, फिर सी के नीचे 3 बंदे काम कर रहे हैं, इसके नीचे 3 बंदे काम कर रहे हैं, फिर फर्दर इस तरह से, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। फिर डिवीजन ऑफ द अथॉरिटी, ए के पास क्या अथॉरिटी है और ए ने बी को और सी को क्या क्या अथॉरिटी दी हुई है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कहते हैं मैनेजमेंट में 4 चीजें जाकर हम देखेंगे, एक तो मैनेजमेंट टीम का साइज, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस पिछली, मैनेजर्स की स्किल और नॉलेज, और उसका मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो जी, रॉ मटेरियल को ऑडिट करने के लिए क्या क्या देखोगे, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टोटल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, कहां से मटेरियल खरीदते हैं, कौन सप्लायर है, अवेलेबिलिटी है या नहीं, फ्यूचर
फ्यूचर में कोई ये चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में गैस के वो पेट्रोल पंप लगे थे, वो पंप लगे थे लेकिन बाद में खत्म हो गए पंप, क्योंकि वो फ्यूचर में वैसे गायब होगी गैस। वेस्टेज रेट क्या है, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। कोई अल्टरनेटिव मटेरियल उसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यह है अपने रॉ मटेरियल के बारे में जांच पड़ताल करने का तरीका। नॉन करंट एसेट कहता है कौन कौन से आपके पास नॉन करंट एसेट हैं, उसमें पुराने कितने हो गए हैं और लाइफ कितनी है उनकी रिमेनिंग, उनकी करंट वैल्यू क्या है, और आप वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट पर ₹1 इन्वेस्टेड, ये क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, ये हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस के अंदर। कहता है कि कोई आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गए हमारे एसेट्स। कहता है कंडीशन क्या है, रिपेयर करवाने हैं या रिप्लेस करवाने हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल तो ब्रांड नेम, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, गुडविल। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कैपिटल क्या है कंपनी का, न्यू कैपिटल क्रिएट करना है तो कैसे करना है, कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव है, सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी मतलब वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर कंट्रोल कितना है, ये तो नहीं है कि लोग चीजें आपसे खरीदते हैं वापस ही नहीं आते भाग जाते हैं, और वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी कंट्रोल है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात हो रही है, हमारा चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब वो जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल का। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके हर चीज के ऊपर क्या क्या कंट्रोल है, मतलब सपोज दैट आपका एसेट को चोरी करके चला गया, आपको पता ही नहीं, आपका कोई रॉ मटेरियल चोरी करके चला गया, पता ही नहीं, कोई फेक सेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई फेक परचेजेस रिकॉर्ड हो रही हैं। कहते हैं क्या कंट्रोल है आपके इंटरनल, कहते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल क्या है। कहता है कि यूज ऑफ एसेट्स इफेक्टिवली इस तब यूज हो रहे हैं या नहीं, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर क्या कंट्रोल है, मतलब ये तो नहीं हो रहा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने क्रिएट ही नहीं की, इम्पेयरमेंट लॉस था लेकिन आपने लिया ही नहीं, इंडिकेटर था। इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, रेसिड्यूअल रिस्क की असेसमेंट कैसे करते हो। वो कहता है क्या आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, ये इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक हेडिंग थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ये हमारा ऑडिट रिसोर्स खत्म हो गया, रिसोर्सेज का ऑडिट देखने के लिए ये सारी चीजें देखी जाएंगी। कहता है इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज, इवैल्यूएटिंग मतलब की रिसोर्स कौन सा है, मतलब यूनिक रिसोर्स कौन सा है, उसको यूज कैसे करना है, कौन सा रिसोर्स है जो हमारी कोर कंपिटेंसी बन सकता है। कहते हैं उसके लिए आपने वीरू फ्रेमवर्क चलाना है। कौन सा फ्रेमवर्क, वीरू फ्रेमवर्क। इस वीरू में वी मतलब वैल्यू, आई मतलब इमिटेबिलिटी, रेयरिटी, ऑर्गेनाइज्ड। पहली बात वो कहता है कि डज द रिसोर्सेज प्रोवाइड कंपैटिटिव एडवांटेज, मतलब वैल्यू है जो आपका रिसोर्स है वो रिसोर्स कंपैटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता